नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और केकेएन लाइव पर आपका स्वागत है। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आज का विषय है पश्चिम बंगाल की करवट बदलती राजनीति। आज हम पश्चिम बंगाल में वाम से श्रीराम तक करवट बदलती राजनीति की पड़ताल करेंगे, किंतु इससे पहले पश्चिम बंगाल में खुलेआम हो रही राजनीतिक हिंसा की पड़ताल कर लेना यहां जरूरी हो जाता है। अध्ययन करने पर पता चला कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास काफी पुराना है। ब्रिटिश शासन के दौरान भी यहां राजनीतिक हिंसा के कई प्रमाण मिले हैं। वर्ष 1905 में उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया था। फैसले का पुरजोर विरोध हुआ। इस दौरान बंगाल में हिंसक घटनाओं का सिलसिला चल पड़ा और यह सिलसिला आजादी मिलने तक कमोबेश चलता रहा। कहते हैं कि पूर्वी हिमालय और बंगाल की खाड़ी के बीच बसे पश्चिम बंगाल में कई खूबसूरत घाटियां हैं। यहां के चाय बागानों में ताजगी है और सुंदरबन की विविधता भी। धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर यह समृद्ध राज्य है। राजनीतिक तौर पर यह इलाका बेहद ही संवेदनशील माना जाता है। जानकार बताते हैं कि बंगाल की राजनीति का उग्रवाद से गहरा नाता रहा है। क्रांति और जुनून राज्य के मानस में समाहित है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर स्वतंत्रता आंदोलन में खुद्दीराम बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम बड़ा ही सम्मान के साथ लिया जाता है। दोनों आक्रामक राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं। आजादी के दिनों में बंगाल सुलगने लगा था। हालात इतनी बिगड़ गई कि स्वयं महात्मा गांधी को यहां आना पड़ा। हालांकि इसके बाद शुरुआती कुछ वर्षों तक बंगाल शांत रहा, किंतु 1960 के दशक में यहां नक्सलवादी आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा। बंगाल की राजनीति ने फिर से हिंसा की राह पकड़ ली। गौर करने वाली बात यह है कि नक्सलवादी से उठी हिंसा की लपटों का सर्वाधिक खामियाजा उस दौर के वामपंथियों को ही भुगतना पड़ा था। कहते हैं कि वामपंथ के कमजोर पड़ने का लाभ उस वक्त कांग्रेस को मिलने लगा। उस दौर में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा था। नतीजा, कांग्रेस ने नक्सलवाद के खिलाफ नरम रुख अख्तियार कर लिया और नक्सलवाद की आग पश्चिम बंगाल से निकलकर देश के दूसरे राज्यों तक फैलती चली गई। उधर पूर्वी बंगाल, जो अब पूर्वी पाकिस्तान बन चुका था, पाकिस्तानी सैनिकों के आतंक से करा रहा था। महिलाओं की अस्मत रेजी और पुरुषों को सूली पर चढ़ाने की घटनाएं वहां आम हो गई थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोग जान बचाकर पश्चिम बंगाल आने लगे। नतीजा, यहां शरणार्थियों की समस्या विकराल रूप धारण करने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि 1971 में भारत को सैनिक हस्तक्षेप करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र देश होकर बांग्लादेश बन गया। बावजूद इसके अधिकांश शरणार्थी आज भी पश्चिम बंगाल के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। शरणार्थियों की यही समस्या वर्तमान की मौजू बनकर करवट बदलने को बेताब हो रही है। बात सिर्फ शरणार्थियों की नहीं है, बल्कि इससे पहले वर्ष 1950 में कूच बिहार और 1955 में फ्रांस के अधीन रहने वाला चंदन नगर का पश्चिम बंगाल में विलय हो चुका है। लेकिन कालांतर में इस भूभाग को वह दर्जा नहीं मिला जिसका इसे दरकार था। उस दौर में बंगाल की राजनीति में कांग्रेस की तूती बोलती थी। हालांकि 60 का दशक खत्म होने से पहले ही कांग्रेस बंगाल में कमजोर पड़ने लगी। मतभेद के स्वर उभरने लगा। कांग्रेस दो खेमों में बंट चुकी थी। अतुल घोष और प्रफुल्ल चंद्र सेन का नाम एक खेमा में था। वही प्रफुल्ल चंद्र घोष, अरुण चंद्र गुहा और सुरेंद्र मोहन बोस दूसरे गुट के नेता माने जाते थे। अजय मुखर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस का तीसरा खेमा भी मुखर होने लगा था। कहते हैं कि साल 1967 से 1980 के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई बदलाव हुए। अव्वल तो लोग नक्सलवाद के हिंसक आंदोलन से उबने लगे थे। दूसरी ओर राज्य में बिजली का संकट भी गहराने लगा था। इधर मजदूर यूनियन की सक्रियता तेजी से बढ़ी और आए रोज हड़ताल होने लगा। लंबी चली हड़ताल की वजह से अधिकांश कल कारखाना या तो बंद हो गया या बंदी के कगार पर पहुंच गया। इसका जनजीवन पर गहरा असर पड़ा और लोगों के सामने आर्थिक संकट भी गहराने लगा। बंगाल में आर्थिक गतिविधियां लगभग थम सी गई। इस बीच पश्चिम बंगाल में चेचक ने महामारी का रूप धारण कर लिया। लोग बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे थे। दूसरी ओर सत्तारूढ़ कांग्रेस
अपनी ही आंतरिक कलह को सुलझाने में लगी हुई थी, वह अपनी ही कलह में उलझी हुई थी। हालांकि कांग्रेस को इसमें सफलता नहीं मिली और बंगाल कांग्रेस में दरार पड़ गई। अजय मुखर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस का तीसरा खेमा बगावत पर उतारू हो गया। उन दिनों गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ लाने का प्रयास भी हुआ, पर यह प्रयास विफल हो गया। बाद में पश्चिम बंगाल की राजनीति तीन धारा में बंट गई। अजय बाबू के नेतृत्व में पीपल्स यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट यानी PULF का गठन हो गया। वहीं ज्योति बसु के नेतृत्व में यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट यानी ULF का गठन हो गया। अभी भी तीसरे धारा का नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में ही थी। विधानसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में PULF को 63 और ULF को 68 सीटें प्राप्त हुई। चुनाव के बाद ये दोनों दल 18 सूत्रीय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ आ गए और अजय बाबू के नेतृत्व में सरकार बना ली। हालांकि आंतरिक कलह की वजह से सरकार बहुत दिनों तक चल नहीं पाई। 8 महीने बाद बंगला कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट ने सत्ता संभाल ली, पर सरकार यह भी नहीं चली। इसके बाद 3 महीने तक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक गठबंधन ने सरकार बनाई। फरवरी 1968 से फरवरी 1969 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन भी रहा। इसके बाद फिर फरवरी 1969 से मार्च 1970 तक बांग्ला कांग्रेस ने सत्ता संभाल लिया, किंतु सरकार नहीं चली और फिर से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। यानी पश्चिम बंगाल की राजनीति में अस्थिरता का अंतहीन दौर शुरू हो चुका था। बुनियादी समस्याओं का घोर अभाव होने लगा था। बंद पड़े कारखानों को छोड़कर बड़ी संख्या में उद्योगपति पश्चिम बंगाल से पलायन करने लगे थे। इसका सर्वाधिक खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ा। रोजगार के साधन बंद होने से बेरोजगारी काफी बढ़ गई। लोगों में असंतोष गहराने लगा था। यही वह बड़ी वजह बन गई जिन कारणों से 1977 आते आते राज्य में कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म होने लगा। सत्ता वामपंथियों के हाथ में चली गई। हालांकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में राजनीतिक हत्याओं का दौर बदस्तूर जारी रहा। वामपंथ के सत्ता में रहते हुए राजनीतिक हत्याओं में काफी बढ़ोतरी हो गई। लोग कड़ा उठे। हालांकि वामपंथियों के शासन के शुरुआती काल को अपेक्षाकृत शांत माना जाता है, पर राजनीतिक हत्याएं पूरी तरीके से उस दौर में भी बंद नहीं हुई थी। कहते हैं कि शुरुआती वर्षों में वामपंथी सरकार ने राज्य में भूमि सुधार को लागू करने और ग्रामीण इलाकों में ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करने का काम तेजी से किया। थोड़े समय बाद ही विपरीत विचारधारा को कुचलने के लिए वामपंथियों ने हिंसा का सहारा लेना भी शुरू कर दिया। इस बीच 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था करवट बदलने लगी। उदारीकरण का दौर शुरू हो गया। जाहिर है इसका सर्वाधिक खामियाजा वामपंथियों को भुगतना पड़ा। उदारीकरण के बाद वामपंथ की धारा कमजोर पड़ने लगी थी। कैडर बेरोजगार हो गए और पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। ग्रामीण बंगाल में तो हिंसा जैसे रोजमर्रा की बात हो गई। लोग वामपंथ की सरकार से ऊबने लगे थे, पर उनके पास मजबूत विकल्प नहीं था। इधर विकल्प बनने की कसमकस के बीच उम्मीद बनकर ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति में तेजी से उभर रही थी। हालांकि ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर में उस दौर में कई उतार चढ़ाव भी आए, पर उनके शुरुआती राजनीति पर गौर करें तो साल 1984 को भूला नहीं जा सकता है। उस वर्ष लोकसभा का चुनाव होना था और ममता बनर्जी ने CPM के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करके सभी को चौंका दिया। जादवपुर को सोमनाथ चटर्जी का गढ़ माना जाता था, किंतु अटकलों पर विराम लगाते हुए ममता बनर्जी ने जादवपुर में सोमनाथ चटर्जी को पराजित करके सांसद बन गए। ममता बनर्जी के आक्रामक राजनीति की यही टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है। ममता बनर्जी के बारे में बंगाल में एक आम धारणा है कि वह आक्रामक राजनीति में भरोसा करती है। वर्ष 1991 का एक वाकया सुनाता हूं। ममता बनर्जी उस वक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में खेल मंत्री हुआ करती थी और कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए अपनी ही सरकार पर खेल करने का आरोप मढ़ दिया। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, मंच से ही खुलेआम इस्तीफा का ऐलान करके कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी के आक्रामक राजनीति का एक और मिसाल साल 1996 में देखने को मिला। तब दीदी ने कांग्रेस को CPM की कठपुतली बताकर कांग्रेस से अलग हट गई, यानी कांग्रेस को छोड़ दिया और तृणमूल कांग्रेस का गठन कर लिया। दीदी की आक्रामक शैली लोगों को पसंद आने लगा था
लोगों को लगा कि वामपंथियों की आक्रामकता का जवाब दीदी दे सकती है। इस बीच ममता ने अटल बिहारी वाजपेयी से हाथ मिला लिया और रेल मंत्री बन गई। लेकिन एनडीए के साथ दीदी की जोड़ी जमी नहीं। साल 2001 में वो सरकार से अलग हो गई। ममता ने एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया और 2004 में लोकसभा और 2006 में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी, किंतु उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उन दिनों राजनीति के गलियारे में ममता की मर्सियां पढ़ी जाने लगी थी। लोगों को लगा कि ममता बनर्जी अब कुछ नहीं कर पाएंगी। इस बीच वर्ष 2007 से 2011 तक पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा की आग में बुरी तरीके से झुलसने लगा। एक के बाद एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं होने लगी। आरोप प्रत्यारोपों को राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा था और इधर लोग मरते जा रहे थे। इस बीच बंगाल में टाटा का नैनो परियोजना आ गया। ममता बनर्जी ने टाटा नैनो परियोजना के खिलाफ सिंगूर में मोर्चा खोल दिया। नंदीग्राम में औद्योगिकरण के नाम पर किसानों की जमीन के अधिग्रहण के मामले को ममता ने हवा दी और वहां भी आंदोलन शुरू कर दिया। अब किसान और मजदूर दोनों ममता के नेतृत्व में गोलबंद होने लगे थे। टाटा को बंगाल छोड़कर भागना पड़ा। सिंगूर और नंदीग्राम की सफलता ने ममता को पश्चिम बंगाल का हीरो बना दिया। वह गांव गांव तक पहुंच गई। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल ने बंगाल की राजनीति में अपनी जड़ें मजबूत कर ली और इसका संकेत भी दिया। 2 साल बाद 2011 में विधानसभा चुनाव होने थे। ममता ने मां, माटी और मानुष का नारा दिया। वामपंथ की चूल्हे हिल गई और 34 सालों से चली आ रही वामपंथ की सरकार का पश्चिम बंगाल में सफाया हो गया। सत्ता हासिल करने के बाद तृणमूल ने अपना पुराना रवैया जारी रखा। जनता को डराने के लिए हिंसा का सहारा लेना जारी रखा। जाति और पहचान की राजनीति को बढ़ावा देकर ममता बनर्जी ने अपनी ताकत बढ़ाई। पंचायत का चुनाव जीतने के लिए खुलकर हिंसा का सहारा लिया। यानी जिन कारणों से ऊब कर लोगों ने वामपंथ की सरकारें बदली थी, उसको अब तृणमूल ने अपना लिया। कहते हैं कि बंगाल आज भी राजनीतिक हिंसा के बीच करा रहा है, झुलस रहा है। अब काल चक्र का खेल देखिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल को बीजेपी से बड़ा झटका लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की एक मशहूर कहावत को नारा बना दिया। बंगाल की वह मशहूर कहावत है, करबो लड़बो और जितबो। करबो लड़बो और जितबो का नारा बुलंद करके बीजेपी ने बंगाल में 2 से बढ़कर लोकसभा की 22 सीटों पर कब्जा कर लिया। पहली बार बंगाल की राजनीति में दीदी के आभा मंडल को फीका होते हुए लोगों ने देखा। कहने वाले तो यहां तक कहने लगे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में सेंध नहीं लगाई, बल्कि किले के काफी अंदर तक कब्जा कर लिया। टीएमसी के कई विधायक और पार्षद बीजेपी में शामिल होने लगे। पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात हो चुका है। लोग ऊब चुके हैं। ऐसे में 2021 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल की राजनीति को नई दिशा दिखा दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। नमस्कार।